एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंटेंट कीट। आज से गाइस अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़, जिसमें अपन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी प्रोसेस शेड्यूलिंग, उसकी डिशेड्यूलिंग, उसके अंदर डेडलॉक, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आने वाली है पूरा ऑल ओवर द कवर सिलेबस, हम पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आरजीबी का जो भी सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझ लें कि हमारा कंटेंट क्या क्या होने वाला है। तो हम सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम कॉस्ट एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। सो और फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम समझें तो इसको आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूज़र एंड द सिस्टम। मतलब क्या है, इसको अपन समझे कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम में। मतलब एक तरीके से ऐसा है कि हमको अगर प्रोग्राम और यूज़र को इंटरेक्शन करना है यूज़र के लिए, तो उसके बीच में कुछ इंटरफेस होना चाहिए कि हम किस तरह से प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर सके, यूज़र किस तरह से प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर सके। तो वहाँ पे कौन रोल प्ले करता है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है रोल प्ले करेगा। इट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू अदर सोर्स सॉफ्टवेयर टू रन। हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, जैसे फाइल्स होंगे, उसको हमें मैनेज करना है। हमको प्रोसेस है किसको हमें पहले रन कराना है, सीपीयू को। सीपीयू डिसाइड करना पड़ेगा कि सीपीयू की कौन सी प्रोसेस को पहले कराए, किसको बाद में एग्जीक्यूट कराए। तो ये सब कौन टेक ओवर करता है, हैंड ओवर करता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अपने अंदर अंडरटेकिंग करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम सिंपल वन लाइन डेफिनेशन समझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम and act as an interface between the user and a computer hardware. So अब इसके बारे में अगर आप आगे अपन पता करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन देखें कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अपन देखते हैं उसको। ये देखिए बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि एक यूज़र एप्लीकेशन है, यूज़र एप्लीकेशन होगा हमारा, और एक कंप्यूटर हार्डवेयर होगा। तो उन दोनों के बीच में हमारे बीच में एक हैगा ये इंटरफेस। ये है एक क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जो है यूज़र एप्लीकेशन, और उसके बीच में इंटरफेस हमारा प्रोवाइड होगा। किसके, यूज़र एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। अगर हमको कुछ भी चीज़ ये यूज़र एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस जो है हमारे प्रोवाइड कर रहा है, यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा। अब इतना समझ लिया है कि हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमको ये पता करें कि हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन अब देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शन में क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास प्रोसेस को हमको मैनेज करना है। अब सवाल ये आता है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमको किस तरह की प्रोसेस को मैनेज करना है, क्या होता है प्रोसेस को मैनेज करना। तो प्रोसेस मैनेज करने के एक तरह से हम समझे कि एक तरह से टास्क है हमारा, एक तरह से हम एक वे ऑफ एग्जीक्यूशन, किस तरह से हमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, किस तरह से हमारे प्रोसेस को क्रिएशन कराना है, टर्मिनेशन कराना है, शेड्यूल कराना है। तो वही है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हमको अगर हम बात करें तो ये 4 पॉइंट आपके जो की पॉइंट्स है, इसको आप इंपॉर्टेंट आप लर्न कर लें या समझ लें, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। जैसे कि ये प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको टेक ओवर हैंड ओवर करता है कि देखता है कि प्रोसेस का क्रिएशन किस तरह से करना है, उसको टर्मिनेशन कब करना है, यानी कब हमें प्रोसेस के क्रिएट करने की नीड है, कब हमें टर्मिनेट करने की नीड है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, अब प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब ये कि मान लो दो एग्जाम के लिए समझते हैं कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त को जो है पहले खेलना चाहता है, दूसरा जो है कि बाद में खेलना चाहता है, बाद में वो चीज़ करना चाहता है। तो हमारा जो है सीपीयू जो डिसाइड करता है कि हमको किसको पहले प्रोसेस देनी है, मतलब किससे हमें पहले शेड्यूल कराना है। एक तरह से हम ये समझ लें प्रायोरिटी हमें जो है इसके अंदर सीपीयू हमको प्रोवाइड करेगा।
इसको प्रोसेस करना है। फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब आपस में दोनों बीच में, दो प्रोसेस के बीच में या मल्टीपल प्रोसेस के बीच में आपस में सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि हमें बीच में, अगर उनके बीच में कम्युनिकेट इस्टेब्लिश करना चाहे तो वो आपस में इजीली कम्युनिकेशन कर सके। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, अगर एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस हमारे अंदर एग्जीक्यूट हो रही है उसके अंदर सीपीयू के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन उसके अंदर हेल्प करेगा। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम में अगर आपका स्टोर कोई चीज़ स्टोर करनी है, कुछ भी अंदर उसके अंदर डेटा में डालने के लिए हम कुछ भी, हमें ब्लॉक चाहिए तो वहाँ मेमोरी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमको किस टाइम हमें प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करना है, किस टाइम हमको मेमोरी को डी एलोकेट करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई रिसोर्स आया, अब हमको उसको, वो चाह रही है कि हमको मेमोरी एलोकेट करना, तो उस टाइम मेमोरी एलोकेट करेंगे। अब मान लीजिए कोई रिसोर्स है, उसका काम पूरा हो चुका है, अब लेकिन वो आइडियल बैठी हुई, उस टाइम रिसोर्स हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम हमको मेमोरी डी एलोकेट करना पड़ेगा, वरना अगर वो ऐसी यूज़ करते रहे तो हमारी मेमोरी जो है गार्बेज में चली जाएगी। फिर वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, जो हम आगे आने वाली वीडियो में हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, मेमोरी प्रोटेक्शन एंड गार्बेज कलेक्शन, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पॉइंट आते हैं। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब फाइल, सबसे पहले हम पता कर लें कि फाइल क्या होता है। फाइल जो होता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशन सेम टाइप के, उसको हम फाइल वगैरह है। तो हमके इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फाइल क्रिएशन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें हेल्प करता है कि फाइल क्रिएशन में, डिलीशन में एंड मॉडिफिकेशन में फंक्शन प्रोवाइड है। डायरेक्टरी मैनेजमेंट मतलब एक हमारी एक फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होगा, सब फोल्डर के अंदर फाइल्स होगी, फाइल्स के अंदर और कुछ अलग से हमने कुछ डेटा डाल के रखा होगा, तो उसको हम डायरेक्टरी मैनेजमेंट बोलते हैं। फाइल एक्सेस कंट्रोल मतलब हमको किस तरह से फाइल को एक्सेस कंट्रोल करना है, लीनियर वे में करना है या कंटिन्यूअस वे में करना है या इंडेक्स के प्रॉपर हमें करना है, तो हमें फाइल एक्सेस कंट्रोल होगा। बैकअप एंड रिकवरी। अब इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन का डायग्राम समझे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, इसके अंदर हमने तीन तरह के हमारे जो फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है और फाइल मैनेजमेंट है। इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक होता है जिसको आप याद कर सकते हैं, आप रिमेंबर लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारा क्या होगा कि किस तरह से हमारा डिवाइस मैनेजमेंट करेगा वो देखेगा। मेमोरी मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट आएगा, फाइल मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, हमारे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम में एवोल्यूशन मतलब किस तरह से हमारा चेंजेस आए, किस तरह से हम इवॉल्व हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में हुआ तो 1940 से 1950 के बीच का टाइम पीरियड था, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, मैनुअल ऑपरेशन हम यूज़ करते थे, सिंगल यूज़र सिस्टम होता था और मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते थे। फिर सेकंड जनरेशन का हमारा जो टाइम पीरियड आया 1950 से 1960 के बीच में, इसके अंदर हमने बैच प्रोसेसिंग का यूज़ किया। अब बैच प्रोसेस सिस्टम क्या होता है अभी हम उसको आगे समझेंगे। हम टाइप्स ऑफ, जब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात होगी उसके अंदर हम उसको देखेंगे डिटेल में कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे क्या फीचर्स थे, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज हुआ, JCL का इम्प्लीमेंट हुआ, सिक्वेंशियल जॉब एग्जीक्यूशन मतलब कोई भी हमारे प्रोसेस होगा वो सीक्वेंस मैनर में हमको एग्जीक्यूट कराना होगा। कार्ड रीडर्स एंड लाइन प्रिंटर्स का स्टार्ट हुआ। इवोल्यूशन टाइम के बारे में हम ये ब्लॉक डायग्राम है। एग्जाम में अगर आपको कभी भी कोई भी एग्जाम अगर लिखना है यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैटर्न होता है कि आप सबसे पहले किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन लिखें, फिर उस आंसर के बारे में आप डेफिनेशन दें, फिर उसको थोड़ा सा डिफाइन करें, उसके बाद देन ब्लॉक डायग्राम या उससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम बनाएं, फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन करें, देन एट द एंड आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स या प्रोज एंड कॉन्स, ये कंक्लूजन जो भी आप लिखना चाहें वो उससे लिखें, तब ताकि आपका एक आंसर जो है पूरा कंप्लीट होगा। तो इसी की तरह आपको जब इवोल्यूशन के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इवोल्यूशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आपको पहले डिफाइन करना होगा, फिर उसके बाद इस तरह से सेंचुरी आपको बताना होगा कि टाइम पीरियड हमारा क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है, आंसर इम्पैक्टफुल दिखता है। उसके बाद जो होगा हमारा, हम सेंचुरी हम बता सकते हैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, इस तरह से आप ब्लॉक डायग्राम बनाए कि बैच प्रोसेसिंग आया 1950 से 1960 से, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया कि हम मल्टीपल प्रोग्राम हम एक साथ हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसमें हम इसको हम टाइम शेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसके अंदर टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज़ किया गया 1960 से 1970 के अंदर हमने इसका यूज़ किया। फिर पर्सनल यानी पीसीस कंप्यूटर आए जिसके अंदर हमने GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का हमने यूज़ किया गया उसके अंदर। फिर एंड नेटवर्क का यूज़ हुआ
तो ये हमारा 1970 से और अभी तक एट प्रेजेंट जो भी हमारा चल रहा है वो पर्सनल कंप्यूटर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।